हेलो एवरीवन, नमस्ते। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जो लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम किरण नेगी है और मैं पांगी गांव से बिलोंग करती हूं, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो मेरी पिछली व्लॉग थी उसमें मैंने आपको दिखाया कि हम कारगिल गए हैं और वहाँ पर फ्लावरिंग वाला सीज़न चल रहा है। बेसिकली फ्लावरिंग वाला जो सीज़न होता है हमारे यहाँ पे मई मंथ में होता है। अब तो फ्लावरिंग बिल्कुल ख़त्म ही होने वाली है। तो जो मेरी पिछली व्लॉग थी उसमें मैंने साथ ही साथ आपको ये भी दिखाया था कि वहाँ पर नए प्लॉट्स निकाल रहे हैं आजकल हम। तो ये जो व्लॉग है ये उसी का ही एक सेकंड पार्ट है, बिकॉज़ वो व्लॉग आधा ही था। और आज के इस व्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि कारगिल के रोड्स कैसे हैं, वहाँ पर क्या क्या चल रहा है और हम क्या करते हैं वहाँ पे। तो चलिए इस सफ़र की ओर। गांव का व्यस्त जीवन वैसे तो सूर्य उदय होने से पहले ही शुरू हो जाता है, चाहे वो घर के छोटे छोटे काम से ही क्यों ना हो। तो आजकल हम कारगिल आए हुए हैं जहाँ पे हमारे खेत हैं और यहाँ पर चल रहा है फ्लावरिंग वाला सीज़न। बेसिकली फ्लावरिंग वाला सीज़न मई के मंथ में होता है और जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तब तक तो फ्लावरिंग ख़त्म भी हो चुकी होगी। फ्लावरिंग के दौरान खेत खलियान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं क्योंकि ये किसानों की मेहनत का नतीजा होता है। परंतु फ्लावरिंग को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है ओले। कारगिल में ओले तो बरसते हैं परंतु कम, इस कारणवश नुकसान भी कम होता है, किंतु कभी कभी ओले काफ़ी भी बरस जाते हैं। फ्लावरिंग के दौरान एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। कहते हैं कि मधुमक्खी एप्पल की सेटिंग्स को लेकर आता है, इसीलिए मधुमक्खी का फ्लावर्स के ऊपर होना एक अच्छा संकेत है एप्पल की सेटिंग के लिए। आजकल कारगिल में मटर और लहसुन में गुड़ाई का काम भी चल रहा है, परंतु बारिश के आने के कारण आज हम मटर में गुड़ाई नहीं कर पाएंगे और समय भी काफ़ी हो चुका है, इसीलिए हम लहसुन में गुड़ाई करेंगे। साथ ही साथ जब भी गुड़ाई करते हैं उस वक्त ध्यान देना होता है कि ज़मीन गीली ना हो। बारिश के कारण ज़मीन गीली हो चुकी है तो गुड़ाई अच्छे ढंग से नहीं हो पाती। गुड़ाई करते समय जिस औजार का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम हमारी बोली में गोलिंग कहते हैं। ये है लहसुन के पत्ते, इन्हीं के आसपास हम गुड़ाई कर रहे हैं और इनके आसपास जो भी घास होता है उन्हें निकाल कर हम साइड कर देते हैं। और साथ ही साथ घर के लिए हम सब्जियां भी उठाते हैं, जो भी हमारे खेतों में सीजनल सब्जियां उगाई जाती हैं। गांव के कुछ हिस्सों में अभी भी रोड कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। कशन के साथ साथ रोड कंस्ट्रक्शन का काम कारगिल में भी चला हुआ है। इसी संदर्भ में रिसेंटली रोड की जांच के लिए एसडीओ आए थे और जब भी रोड्स का निरीक्षण होता है तो पत्थरों पर इसी प्रकार नंबर्स लगाया जाता है। वापसी के दौरान हम कोशिश करते हैं कि अपने साथ लकड़ियाँ या कुछ अनाज ले जाएं। कहते हैं कि खाली हाथ खेतों से वापस नहीं जाना चाहिए। गांव का जीवन बहुत ही साधारण होता है। जितना साधारण यहाँ का जीवन और दिनचर्या होता है उतने ही साधारण यहाँ के लोग होते हैं, जिनमें कोई भी दिखावटीपन नहीं होता। दोनों हाथ करो, ऐसे थाम रे, कम ला। ये क्या कुमार? नमस्ते। नमस्ते। ओ क्या हाल है राजू खुशियाँ? बड़ा दिनों में दर्शन हुआ आपका तो। हाँ, आओ। क्या कर रहे हो आप? हाँ? नमस्ते। 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 और निकी, तेरी मौसी आ गई। निकी, क्या कर रही हो? मास्क से नहीं मिलने वाला, शिमला से आई कोरोना लेके। नमस्ते दीदी। बेचारी स्कूल देखा? नहीं देखा। स्कूल में नहीं देखा? जाए मम्मी आज। हाँ, मम्मी ऊपर है। रोड, पानी तो बहुत ही जरूरी है। रोड, पानी, बिजली, ये तीन होगा तो सुखी। हाँ, ये संगीत।
इस जगह को हम कहते हैं थेनपंगी। थेन हमारी बोली में ऊपर होता है, क्योंकि ये जगह बस स्टैंड से ऊपर की ओर है, इसीलिए इसे हम थेनपंगी कहते हैं। थेनपंगी में ही है हमारे गांव का मंदिर, जिसे हम हमारी बोली में संतंग कहते हैं। इसी संतंग में हमारे गांव के देवता जी श्री शशेरिंग जी और श्री नाग देवता जी को रखा जाता है। यहीं पर हमारे गांव का सबसे मशहूर मेला डखरीन भी मनाया जाता है। साथ ही साथ हमारे गांव में हमारे देवता जी की माँ भी रहती हैं। उनका अस्तित्व एक पत्थर के रूप में है और वे श्री शशेरिंग देवता जी के साथ साथ ख्वांगी गांव के देवता जी श्री मरकारिंग, रारंग गांव के देवता जी और रोगी गांव के देवता जी श्री नरेनस जी की भी माँ हैं। उनके रहने के लिए एक अलग मंदिर का निर्माण करवाया गया है। कहते हैं कि पहले लोगों को पता नहीं था कि वे श्री शशेरिंग देवता जी की माँ हैं। लोगों ने उन्हें पत्थर समझ के उन्हें औजार घिसने के काम में इस्तेमाल किया, और जैसे ही कोई औजार को तेज़ करने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करता तो उसका हाथ कट जाता था। पहले वह पत्थर छोटा हुआ करता था, धीरे धीरे वह बड़ा बनता गया और इस प्रकार उनकी इस रहस्य के बारे में लोगों को धीरे धीरे पता चला। इसी तरह की अनेक पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा है हमारा गांव पांगी, और लोक कथाएँ भी काफ़ी मशहूर हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा जो मशहूर लोक कथा है वो है हिना टंडप और लाटे सिरन की। मंदिर का निर्माण सतलुज वैली शैली में बनाया हुआ है। ये वह स्थान है जहाँ हमारे देवता जी को बिठाते हैं। इसे हम हमारी बोली में चोरंग कहते हैं। यह है नागस कोठी, यानी कि नागस देवता का मंदिर। मूर्ति के समान दिखने वाले इस चीज़ को हम हमारी बोली में अंडो कहते हैं। गांव का जीवन वैसे तो बहुत ही संघर्ष भरा है, परंतु यहाँ पे लोग खुश रहने का कोई न कोई उपाय ढूंढ ही लेते हैं। तो अंत में कुछ पंक्तियाँ उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने काफ़ी संघर्षों के बाद भी अपने आप को हमेशा मजबूत बनाए रखा और हर मुसीबत का हंसकर सामना किया। उनकी इसी जिंदा दिली को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ज़िंदगी में संघर्षों का लुत्फ़ उठाने का मौका सबको नहीं मिलता है। ज़िंदगी में संघर्षों का लुत्फ़ उठाने का मौका सबको नहीं मिलता है। हाँ, मगर बागों में नित नया फूल ज़रूर खिलता है। संघर्षों से लड़कर भी जो जिंदा दिली नहीं खोता है, संघर्षों से लड़कर भी जो जिंदा दिली नहीं खोता है, हमेशा आसमां में सबसे स्वर्णिम तारा वही होता है, वही होता है। तो इसी जिंदा दिली के साथ मैं आप सभी से लेती हूँ विदा, और मैं मिलती हूँ मेरे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।